पहला न्यूज़पेपर 29 जनवरी 1780 को पब्लिश होने के बाद लोग ऑलरेडी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज़पेपर पर डिपेंडेंट रहने लग गए थे। फिर इन 1920s में आया रेडियो, जिसने आधी से ज़्यादा जनता को भी अपने तरफ मोड़ लिया था। एंड इवेंचुअली विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट 1990s और 2000 में ये टेलीविजन पॉपुलर होने लगा। इसके साथ ही साथ रेडियो और न्यूज़पेपर की जगह ये न्यूज़ चैनल्स रहने लग गई थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि इंडियन मीडिया इंडस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन गवर्नमेंट और देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट्स के कंट्रोल के अंडर थी, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एडिटोरियल इंडिपेंडेंस के ऊपर सवालें उठने लगी। इंडिया का मीडिया लैंडस्केप जो है वो स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज के अलोंग पोलराइज्ड होने लग गई थी। अब इस वक्त एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन के लिए लोग सोशल मीडिया में इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर के कंटेंट को कंज्यूम करने लगे थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये इन्फ्लुएंसर ज्यादा एनालिटिकल, ज्यादा जेन्युइन और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अनबायस्ड रहता है, और खास करके यूथ को एजुकेट और इंस्पायर कर रहे थे। बट रियलिटी में ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर का जो इंटेंशन है वो इससे भी कई ज्यादा खतरनाक है। ये जो इंटेलेक्चुअल फिगर के पॉलिटिकल बायसेस का इन्फ्लुएंस जिस तरह से आज के यूथ पे हो रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉन्टेंटियस इशू है। कुछ इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है जो यंग माइंड्स को मैनिपुलेट करने अपने ही पोजीशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और अगर हम सोचे तो ये इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर के जो पॉलिटिकल बायस ओपिनियंस है वो आज की यूथ के लिए बहुत ही डेंजरस है। और जब यंग माइंड्स को रिपीटेडली बायस्ड या वन साइडेड कंटेंट ही मिले तो उनका क्रिटिकल थिंकिंग भी इफेक्ट हो रहा है, जिससे उनके सामने रखे गए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज या क्वेश्चन करने के बजाय वे इसको क्रिएटर के फेस वैल्यू के बेस पर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। ये लोगों की एनालिटिकल थिंकिंग को अफेक्ट कर रहा है। यंग माइंड्स कॉन्स्टेंटली एक्सपोज हो रहे हैं एक्सट्रीम व्यू पॉइंट के सामने। फिर एज ए सिटीजन कॉमन ग्राउंड पे रह के कोई भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स करना भी चैलेंजिंग हो जाता है। असल में ये एक मेंटल ट्रैप से कम नहीं है। अब ये पोलराइजेशन की एफिशिएंटली और स्मूथली करने के लिए भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स स्मार्टली कई मेथड्स को फॉलो करते हैं। सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ऐसे क्रिएटर्स हमेशा कुछ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स और स्टैटिस्टिक्स को ही हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं जस्ट उनके तरफ का आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए, और बहुत ही कन्वीनियंटली बाकी के पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को हटा देते जो उनके आर्ग्यूमेंट के साथ अलाइन ना करता हो। और ऐसे ही सिलेक्टिव डेटा प्रोवाइड करने के बाद ये उनके कॉन्टेक्स्ट के साथ पहले से भी ज़्यादा अलाइन करने लगता है। ऑलवेज रिमेंबर, डेटा का एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्टेक्स्ट इज वेरी क्रूशियल। पोलराइजेशन, कुछ इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसर एक्सट्रीम व्यू पॉइंट को प्रमोट करते अपने ही एजेंडास के लिए, जो कि एक मेजर चंक ऑफ यंग ऑडियंस को विद टाइम पोलराइज कर देता है। एक यंग माइंड को कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से काफी दूर ले जाता है। और ठीक यहीं पर ही एक मेजर रोल प्ले करता है ये सोशल मीडिया का एल्गोरिथम। ये सोशल मीडिया का एल्गोरिथम यूजर का प्रेफरेंसेस के हिसाब से उनके सामने कंटेंट प्रेजेंट करता है, जहां पर आपको बार बार सेम व्यू पॉइंट, सेम आइडियोलॉजी और सेम पर्सपेक्टिव फीड किया जाता है, जिसे एक टाइम पर आपको भी ये लगने लगता है कि एवरीबॉडी थिंक्स द सेम एज मी। और ठीक ऐसे ही क्रिएट होता है एक इको चैम्बर, जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेनली एक्सपोज होते रहते हैं सेम तरह के पर्सपेक्टिव या माइंडसेट से, जिससे एक डाइवर्स व्यू पॉइंट रखना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसे कुछ इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल ग्रुप्स इंटेंशनली फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं अपने ही एजेंडास को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे सोर्सेस से मैनिपुलेटेड डेटा या इन्फॉर्मेशन उठाते जो स्ट्रांगली उनके आइडियोलॉजी और रिस्पेक्टिव एजेंडास को सपोर्ट कर रहा हो। और अगर फॉर एन इंस्टेंट मान भी ले कि कोई गलती से मिस इन्फॉर्मेशन चला भी गया हो, ये लोग टोटली अनअपॉलोजेटिक रहते हैं ताकि लोगों के सामने उनका ये एक्सट्रीम इंटेलेक्चुअल बनने का और फैक्ट चेक करके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का बबल कहीं बर्स्ट ना हो जाए। और पब्लिकली गलती ना मानने से ये मिस इन्फॉर्मेशन और भी ज्यादा लोगों के बीच फैलता रहता है। और इन सब का शिकार होते हैं मेनली आज के यूथ, जो अक्सर लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं एक ऑथेंटिक और एक अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सोर्सेस में डिस्टिंग्विश करने में। मिसलीडिंग एनालॉजी, कोई भी तो अनरिलेटेड चीज़ों को कंपेयर करना जिनका आपस में कोई भी लिंक ना हो, और फिर वही कंपैरिजन को यूज करके उनमें से किसी एक को गलत प्रूफ करना, ये एक परसेप्शन मैनिपुलेशन टेक्निक है, जिसको हम और आप जैसे लोगों के परसेप्शन चेंज करवा कर किसी भी पर्टिकुलर एजेंडा को प्रमोट करने में ऐसे इन्फ्लुएंसर यूज करते हैं। और जब ये इन्फ्लुएंसर करते हैं तो उनका चॉइस ऑफ वर्ड्स और फिर इन्फॉर्मेशन फ्रेमिंग करने का स्टाइल बहुत ही प्रिसाइज होता है। ऑडियंस के परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये बहुत ही सटल लैंग्वेज और फ्रेमिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये यंग माइंड्स का मैनिपुलेशन एक लंबा हिस्ट्री रहा है।
गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन कई बार इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करवाकर बायस डेटा के ऊपर डिपेंडेंसी प्रमोट करवाते हैं। असलियत में उनका एम ये होता है कि कैसे एक भी इन्फॉर्म्ड और इंडिपेंडेंट थिंकर आज के यूथ में से इमर्ज ना कर पाए। इस हिस्टोरिकल पैटर्न को पहचानना आज के यूथ के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इस वीडियो में कई बार आपने एक ही वर्ड सुना होगा, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो आखिर क्रिटिकली सोचते कैसे है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन करके मल्टीपल सोर्सेस के डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। किसी के द्वारा किए गए क्लेम को एक्सेप्ट करने से पहले वेरीफाई करना पड़ेगा और अपने सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को डाइवर्सिफाई करके तरह तरह के सोर्सेस से नया पर्सपेक्टिव सीख करना पड़ेगा, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है इमोशनल टफनेस। आपको बारीकी से इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक्स को पहचानना पड़ेगा और अपने इमोशन को कभी भी क्रिटिकल जजमेंट से ऊपर मत होने देना। और लास्ट में एक छोटा सा पर सबसे जरूरी बात, कभी कभी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सही पर ये सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आपका ये प्रीडोमिनेंट कॉन्सेप्शन और एक नैरेटिव बबल जो क्रिएट हो गया होगा वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा।